हमारे पास अब हम उसी सेंटेंस को एंटरटेन करेंगे ना जो प्रपोजिशन होगा, जो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, जो एक एफर्मेटिव या नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। हम उसी बात को अब एंटरटेन करेंगे जो जुमला खबरिया होगा, जिसमें तस्दीक होगी। अब इसके रिलेटेड हमें बहुत सारी थ्योरीज मिलती है। थ्योरी ऑफ स्केप्टिसिज्म या थ्योरी ऑफ कोहेरेंस, थ्योरी ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, थ्योरी ऑफ प्रैग्मेटिज्म या प्रैग्मेटिक थ्योरी, और इस तरह से बहुत सारी थ्योरीज हैं। द बेस्ट अमंग देम इज द थ्योरी ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, फॉलोड बाय थ्योरी ऑफ कोहेरेंस। हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अगर चूंकि प्रैग्मेटिक थ्योरी भी अच्छी है, मगर नॉट फॉर द फंडामेंटल्स। बुनियादी फंडामेंटल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। खैर, ये मैं आगे अर्ज करूंगा एक एक करके। आज हम थ्योरी ऑफ स्केप्टिसिज्म को पढ़ेंगे, या थ्योरी ऑफ एग्नोस्टिसिज्म भी इसको कह सकते हैं। अब थ्योरी ऑफ स्केप्टिसिज्म याद रख लीजिए, इनमें एक फिर ये कॉमन चीज है, चाहे वो एग्नोस्टिसिज्म हो, स्केप्टिसिज्म हो या पोस्ट मॉडर्निज्म हो, ये तीनों एक ही है हकीकत में। तीनों का जो नतीजा है एक ही है। तो इसको हम लेंगे। जो उलमा हजरात होते हैं वो ऑलरेडी इस बहस को पढ़ते हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं, तकरीबन इसके साथ वो वाकिफ होते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ये तो शरहुल अकायद के, यानी जो अकायद नसफिया है, असल में अकायद नसफिया जो मतन है उसके पहले जुमले में ये बात लिखी है। पहले जुमले में सोफस्ताइया का रद्द किया हुआ है, यानी स्केप्टिक्स का, सोफिस्ट्स का। ये ग्रीक्स के जमाने में एक ग्रुप था। इनके 3 सब ग्रुप्स थे, इनादिया, इंदिया और ला अदरिया। इनादिया जिनको एकेडमिक स्केप्टिक्स कहते हैं, इंदिया जिनको एंशिएंट स्केप्टिक्स कहते हैं, और ला अदरिया जिनको पायरोनियन स्केप्टिक्स कहते हैं। एक तो इसमें स्केप्टिक्स आते हैं, सोफिस्ट्स। दूसरा इसमें इस बहस में आज के सबक में पोस्ट मॉडर्निस्ट्स आते हैं, और तीसरा इसमें एग्नोस्टिक्स आते हैं। ये तीनों समझ लीजिए, इनमें एक चीज कॉमन है, वो हम आखिर पर मैं आपको बताऊंगा। समझो कि इनका एक ही नतीजा है, तो इसलिए हमने इनको एक ही ग्रुप में यहां डाला है। हमने लिखा है सम ग्रुप्स, असल में ये इसी थ्योरी ऑफ स्केप्टिसिज्म में ही आते हैं तीनों। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। थ्योरी ऑफ स्केप्टिसिज्म ट्रूथ किससे समझती है, इनके नजदीक ट्रूथ का माना क्या है, इनके नजदीक ट्रूथ क्या चीज है, उसको हम देख लेंगे। अब जहां तक सोफिस्ट्स का ताल्लुक है, ये हर एक चीज पर शक करते थे, डाउटिंग एवरीथिंग। हर एक चीज पर इनकी ये शक करते थे, ये तशकीक का बहुत शिकार थे। इनके यहां 3 ग्रुप्स थे, सब ग्रुप्स, और तीनों का नजरिया भी थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ था। पहला ग्रुप जो है, जिनको एकेडमिक स्केप्टिक्स कहते हैं, और जिनका एक रेमिनेंट इस वक्त दुनिया में एलन मस्क है। वी कैन नॉट से दैट ही इज 100% एकेडमिक स्केप्टिक, बट ही हैज सम टेंडेंसी, he has some idea that is similar to these people in Adia, academic skeptics. Number 1 is no reality, all is deception, we are part of a video game, a matrix. उसका क्या मतलब है कि हम एक वीडियो गेम में, एक ख्याली गेम में है, हमें कोई चला रहा है, या हम एक गेम में है, एक गेम जो वर्चुअल एनवायरनमेंट में खेली जाती है, उसकी कोई हकीकत नहीं होती है, उसकी कोई हकीकत नहीं होती है। एक गेम की जो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। तो ये इनका नजरिया था कि कोई रियलिटी नहीं है, सब कुछ, जो कुछ हमें नजर आता है, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम ये समझते हैं, ये सब क्या है, ये सब डिसेप्शन है, ये धोखा है। और हम इस पूरे माहौल में जो कुछ हमारे इर्द गिर्द दाएं बाएं ऊपर नीचे है, ये एक वीडियो गेम की तरह है, एक वर्चुअल गेम की तरह है जिसमें हम रहते हैं। नंबर 2 इज एंशिएंट स्केप्टिक्स, इंदिया। ये क्या कहते थे, रियलिटी डिपेंड्स अपॉन वनस अंडरस्टैंडिंग। ये रियलिटी जो है, जो हकीकत है, जो ट्रूथ है, ये रियलिटी का मतलब यहां ट्रूथ है, हाँ, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, यहां टर्म दूसरी यूज हो गई है। ये जो ट्रूथ है, इट डिपेंड्स अपॉन वनस अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ। यानी जो ट्रूथ है, जो हकीकत है, जो सच है, वो एक इंसान की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंडेंट है। यानी मुझे कुछ समझ में आ रहा है तो वही है, किसी दूसरे को कुछ समझ में आ रहा है तो वही है, किसी तीसरे को कुछ समझ में आ रहा है तो वही है, जिसका जो बिलीफ है वही है। अब चूंकि ये उसी पर डिपेंडेंट है, तो ये वही है जो कुछ हमें समझ में आ रहा है। अब इनके नजदीक ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो है, मारूजी हकीकत जो है, वो मुमकिन नहीं है, वो नहीं है, यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है।
सिर्फ सब्जेक्टिव रियलिटी है। सब्जेक्टिव रियलिटी हम कहते हैं कि एक इंसान को समझ में आ रहा है कि एक खुदा की इबादत करनी है तो वो यही सच मान रहा है। किसी को लगता है कि 3 की इबादत करनी है, किसी को लगता है कि 33 करोड़ की इबादत करनी है, किसी को लगता है कि नहीं 2 की इबादत करनी है, किसी को लगता है नहीं 1 की इबादत करनी है। तो हर एक को अपने अपने अपना अपना बिलीफ है, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है। तो उसके मुताबिक जिसको जो समझ में आ रहा है तो इसको हम सब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं। इसी को हम रिलेटिविज्म भी कहते हैं। इसको इनफरादी हकीकत भी कहेंगे, या जाती हकीकत, या इजाफी हकीकत। Depends on one's belief. Someone says God is, so God is, and the reverse is also true. If someone says there is no God, that is also true, according to their philosophy. इमैनुअल कंट जर्मन फिलोसफर है। अब इसका भी करीब करीब यही नजरिया था, मगर कुछ ये डिफरेंट भी था। अब चूंकि एक बड़ा फलसफी था और इसका बड़ा असर है फलसफे में, मगरबी फलसफे में। ये इंडिया ही था असल में, मगर कुछ नजरियात इसके उससे मुख्तलिफ भी थे। और ये हर जमाने में हुआ है। जो भी कोई बड़ा स्कॉलर गुजरा है, चाहे वो मगरबी फलसफे में आया है, इस्लामी फलसफे में आया है, या मुसलमानों में से फुकाहा में से आए हैं, मुहद्दिसीन में से आए हैं, या मुतकल्लिमून में से आए हैं, जो भी हर एक जिसका जो स्कूल ऑफ थॉट होता था ना, वो मेजरली उसको फॉलो करता था, मगर कहीं कहीं उसकी अपने इंडिविजुअल ओपिनियंस और तफरुदात जिनको हम कहते हैं वो भी होते थे, जहां वो क्रॉस करता था अपने मसलक को, अपने स्कूल ऑफ थॉट को। मेजरली ही वाज एन एंशिएंट स्केप्टिक इन थॉट, बट ही हैड सर्टेन इंडिविजुअल ओपिनियंस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द एंशिएंट स्केप्टिक्स। अब उनको हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके नजदीक जो है ना, हकीकत जो है, जो सच है, ये 2 तरह का है। एक तो नॉमिना है और दूसरा जो है फिनोमिना है। नॉमिना हम ये कहा करते थे, यानी बातिनी जो दुनिया है, जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, और जो फिनोमिना है वो जाहिरी दुनिया है, जो परसीवेबल है, जिसको हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, जो विजिबल है, जो हमारे सेंसेस के जरिए से परसीव होता है। और जो नॉमिना है वो हमारे सेंसेस से परसीव नहीं होता है, वो नॉन परसीवेबल है। इसके नजदीक दोनों रियलिटी जो है एग्जिस्ट करती है, मगर नॉमिना को हम जान नहीं सकते। ये इसका मसला था। ये कहता था कि नॉमिना जो है वो मौजूद है, उसका वजूद है, मगर उसको हम जान नहीं सकते हैं। अब यही तो मसला था स्केप्टिक्स का, कि वो कहते थे हम रियलिटी को, सच को जान नहीं सकते हैं। नॉमिना इज नेसेसरी फॉर फिनोमिना। अब इसके नजदीक नॉमिना जो है वो नेसेसरी है फिनोमिना के लिए, यानी उसका होना वाजिब है, जरूरी है फिनोमिना के लिए। यानी जो हमें ये वर्ल्ड जो हमें नजर आता है, या जो कुछ हमें नजर आता है, इसके पीछे एक हकीकत है जो हमें नजर नहीं आती है, जिसको हम अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर पाते हैं। उसका होना इस परसीवेबल वर्ल्ड के लिए नेसेसरी है, लाजिम है, वाजिब है। उसी को वाजिबुल वजूद कहते हैं। मगर इसका नजरिया यह था कि इसको हम जान नहीं सकते। जब इससे पूछा जाता है कि खुदा है, तो कहता है ये क्वेश्चन ही गलत है। बट इफ समवन सेज गॉड इज, आई विल रिप्लाई दैट गॉड इज बट कैन नॉट बी नोन। अब इसके नजदीक मजीद बातें हमें समझनी है। वो ये कि नॉमिना इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ये जो नॉमिना है ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। ये जो नेसेसरी है ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। ये जो मारूजी हकीकत है ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, मगर इसको हम जान नहीं सकते। और जो फिनोमिना है वो सब्जेक्टिव रियलिटी है। वो जिसको जैसे समझ में आता है वैसे मान लेता है। इफ ए पर्सन एक्सेप्ट समथिंग एज रियलिटी, देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ इट। वो ये कहा करते थे कि अगर कोई ये समझता है कि कोई चीज अपनी हकीकत रखता है, एग्जिस्टेंस रखता है, तो उसके पीछे एक मारूजी हकीकत का होना जरूरी है। If two persons start arguing about existence of God, it means God exists. So is there a debate. ये इसका पूरा नजरिया है इस हवाले से इमैनुअल कंट का। इसके बाद पायरोनियन स्केप्टिक्स ये कहा करते थे, इनको कहते ला अदरिया। ला अदरी कि मैं नहीं जानता हूं, मीन्स डोंट नो। अब इस जानने का ताल्लुक तो नॉलेज के साथ है ना, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि हम शायद कहीं और चले गए। नहीं, ये बिल्कुल इल्मियात से ताल्लुक रखता है, एपिस्टेमोलॉजी से, नॉलेज के साथ। देयर रेस्पॉन्स इज फॉर ऑल द क्वेश्चंस। देयर वाज वन रेस्पॉन्स, आई डोंट नो, वी डोंट नो। ये यही कहा करते थे कि हम जानते नहीं हैं। अब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, डिबंक करने की कोशिश करेंगे, ये जो स्केप्टिक्स का नजरिया है। रेस्पॉन्स 1, टू नो रियलिटी इज इंपॉसिबल। टू नो रियलिटी इज इंपॉसिबल। सच को जानना नामुमकिन है। इज दिस प्रपोर्शन ट्रू और नॉट?
इज दिस प्रपोर्शन ए रियलिटी और नॉट? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी टू इंटरप्ट सर, आर यू शेयरिंग द स्क्रीन? हाँ 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 आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? नहीं, हाँ हाँ कर रहा हूँ। नहीं आ रहा था तो इसलिए। आप अपनी अपनी जगह पे सब लोग ना इंटरनेट चेक कर लें, हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है, अगर ऐसा बंदा हमें मिलेगा तो हम उससे पूछ सकते हैं कि इज दिस प्रपोर्शन ए रियलिटी और नॉट? उसका जवाब होगा यस और नो। अगर वो कहेगा नहीं, तो फिर उसकी ये जो क्लेम है टू नो रियलिटी इज इंपॉसिबल, यही तो गलत साबित हो गया। और अगर उसने कहा एक सेकंड, अगर उसने नहीं कहा तो उनकी ये क्लेम ही गलत साबित हो गई कि टू नो रियलिटी इज इंपॉसिबल। अगर उसने यस कहा तो एक हकीकत तो साबित हो गई, यानी ये खुद ये जुमला है, ये प्रोपोर्शन, ये कजिया जो खुद एक जुमला है, ये एक हकीकत साबित हो गई। तो उससे भी उनका नजरिया जो है सेल्फ रिफ्यूटेबल बन गया, उसकी वजह से भी वो उसी प्रॉब्लम में फंस गए। जैसे मुफ्ती शमाल साहब ने जावेद साहब से कहा था कि इन्फिनिट रिग्रेस के बारे में पूछा था कि आप इसको सही मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर इन्फिनिट रिग्रेस को नहीं यानी गलत मानेंगे तो खुदा को मानना लाजमी होगा, और अगर इन्फिनिट रिग्रेस को सही मानेंगे तो वो एक फैलसी है, वैसे भी तो फंस गए, वहां निकलने की गुंजाइश नहीं थी। तो इसी तरह से ये एक सेल्फ रिफ्यूटेबल फिलॉसफी है। इसी तरह से वेस्टर्न फिलॉसफीज का, अक्सर वेस्टर्न फिलॉसफीज का यही हाल है, वो सेल्फ रिफ्यूटेबल है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये एक जवाब है नकद। दूसरा जवाब ये था उनके लिए कि उस वक्त उन्हें उलमा कहा करते थे, उस वक्त के स्कॉलर्स कहा करते थे, इनको जला के देखो, इनको आग में डालो तो कम से कम एक हकीकत साबित हो जाएगी कि जब ये जल जाएंगे तो एक चीज को जान लेंगे, जब इनको दर्द होगा तो इनको जानने का जब ये जान जाएंगे हकुल यकीन होगा। क्योंकि ये शायद वो एक होता है इंटेलेक्चुअल सर्टेनिटी, इल्मुल यकीन, एक होती है ना वो आइनुल यकीन, और एक होता है हकुल यकीन। अब ये टर्मिनोलॉजी जो है सिर्फ इस्लाम में है, ये वेस्टर्न लिटरेचर में नहीं है। तो इंटेलेक्चुअल सर्टेनिटी को वो मानते ही नहीं थे। अब जब उनको हकुल यकीन हो जाता तो फिर समझ में आ जाता। अब इसको और भी तरीके हैं रिफ्यूट करने के, अलबत्ता इनमें से सबसे ज्यादा जो डेंजरस है इल्म की तरवीज के लिए और हकाइक को जानने के लिए, वो एक तो ये एकेडमिक स्केप्टिक्स थे और पायरोनियन स्केप्टिक्स थे। ये दो बहुत ही नुकसानदेह थे नॉलेज के एवोल्यूशन के लिए, नॉलेज की डेवलपमेंट के लिए और हकाइक को जानने के रास्ते में। इन्हीं से आज हमें मॉडर्न जो एग्नोस्टिक्स और पोस्ट मॉडर्निस्ट्स मिलते हैं। अब दोनों का वजूद अलग अलग है, दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, ये कैसे आगे वजूद में, अब उसके साथ हम इस वक्त डील नहीं करेंगे। पोस्ट मॉडर्निस्ट असल में मॉडर्निज्म के रिफ्यूटेशन में वजूद में आ गया। ये लैंग्वेजेस में और सोशल साइंसेस में ये प्रॉब्लम ज्यादा हो गई। एंड दीज पोस्ट मॉडर्निस्ट्स दे एक्चुअली एडवांस्ड कैंटस फिलोसफी। अब कैंट की फिलोसफी जो थी ना एंशिएंट स्केप्टिक्स की, उसी को इन लोगों ने थोड़ा पॉलिश करके एडवांस किया, आगे लेके आए, और बहुत ही आज लोगों को ये पसंद आती है। लिव एंड लेट लिव की फिलोसफी यहीं से फिर निकलती है, यहीं से ये निकलता है कि हर एक सही है, जो जैसे समझेगा वो वैसे सही है। इनके नजदीक भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है दैट कैन नॉट बी नोन। इफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी कैन नॉट बी नोन इट मींस इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इनके यहाँ ये प्रॉब्लम यह है कि कंट ने ये कहा था कि वो मौजूद होती है, और पोस्ट मॉडर्निस्ट ने ये कहा कि अगर किसी चीज को हम जान नहीं सकते तो वो मौजूद नहीं है। या कम से कम इसको हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से बाहर निकालिए, इसके साथ तो हमें बहस की जरूरत ही नहीं है, इसको प्रैक्टिकल डोमेन से हम बाहर ही रखते हैं। एंड सब्जेक्टिव रियलिटी जो है, जो इजाफी हकीकत है, जो जाती हकीकत है, दैट इज पर्सनल एंड रिलेटिव एंड एवरीवन इज ट्रू। क्वेश्चन, हाउ टू रिजॉल्व डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फॉर प्रैक्टिकल लाइफ।
अब चूंकि इंसान ग्रुप्स में रहता है, सोसाइटी में रहता है, जब इन्हें यह सवाल किया जाता है कि हम फिर किस तरह जिंदगी गुजारेंगे, अगर आप ये कहते हैं कि सब्जेक्टिव रियलिटी जो है वही हकीकत है और सब्जेक्टिव ट्रूथ ही हकीकत है, इनके नजदीक पोस्ट मॉडर्निस्ट के नजदीक नजरिया जो है ना, देयर इज नो अल्टीमेट ट्रूथ, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रूथ्स, देयर आर एन नंबर ऑफ ट्रूथ्स, देयर आर एज मेनी ट्रूथ्स एज देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड। जितने दुनिया में लोग हैं उतने ट्रूथ्स है, ये इनका नजरिया है। और इनके नजदीक ट्रूथ जो है वो रिलेटिव है, ट्रूथ इज रिलेटिव, ट्रूथ इज नॉट एब्सोल्यूट, ट्रूथ इज नॉट ऑब्जेक्टिव, ट्रूथ यूनिवर्सल नहीं है, ट्रूथ रिलेटिव है। हर एक इंसान का नजरिया जैसा है वही वो हकीकत है उसके नजदीक। अब इनसे जब सवाल किया जाता है कि अगर हमें एक साथ रहना है, हम कंट्रीज में एक साथ रहते हैं, हम विलेजेस में टाउन्स में एक साथ रहते हैं, तो कैसे रहे प्रैक्टिकल लाइफ में? उसके लिए ये एक दलील देते हैं कम्युनिटी एग्रीमेंट का, इत्तिफाक का। कम्युनिटी एग्रीमेंट ऑफ साइंटिस्ट्स इज बेटर, अदर वेज ऑफ रिजॉल्विंग द डिसएग्रीमेंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। अब इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हॉबस ने और जॉन लॉक ने और रोसो ने सोशल कंट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया कि सोशल कंट्रैक्ट के जरिए से रहते हैं। अब इसी को मुफ्ती शमाल नदवी साहब ने वो बात एक कही थी कि अब जर्मनी में उस वक्त के लोगों ने, नाजीज ने तो इस पर एग्रीमेंट किया था कि ज्यूज को मारना, जो जेनोसाइड की जो तहरीक चली थी, तो फिर इसको क्या कहते हैं कि खैर वहां तो फिर वो फंस गए जावेद साहब कि कम्युनिटी एग्रीमेंट कभी कभी गलत हो सकता है। कम्युनिटी एग्रीमेंट विल नॉट लीड अस टू, इट मे लीड अस टू वर्केबल ट्रूथ, वर्केबल रियलिटी, बट इट इज नॉट ऑब्जेक्टिवली ट्रू and it is not always beneficial for the society. The community truth, the community agreement, which is a subjective truth, will not lead to the objective truth and is not always beneficial for the society. It may result sometimes detrimental for the society, and it may result sometimes in the manifestation of evil, huge and voluminous and widespread evil in the world, just like the tyrants and oppressors of the world are doing nowadays and have been doing throughout the history in the world. That was actually their agreement at their country level, the agreement of their scientists. What colonialists did during the Middle Ages, what did their scientists agreed upon? That the European race, the white race, is a superior race. They are white by nature and they are superior by nature and they are destined to live, they are destined to rule the world, and their scientists came up with the theories to substantiate this argument. It was their communal agreement, the agreement done by their community, and they tried to subjugate the whole world. They annihilated the indigenous population of Americas, Australia, and they subjugated the countries of Africa, Asia, and looted and plundered the resources. It is how the community agreement sometimes, if community agreement is not ruled by some authority that is above the community, if it is not guided by some objective truth, the subjective reality will mislead. It will result in detrimental. Hope you understand my point. We do not, as Muslims, we do not reject the subjective reality. We do not reject the subjective truths. We do have subjective truths in the name of urf, widespread in our fiqh. But urf does not work in faith. That does not work in our beliefs, justified true belief. That does not work there. Urf does not work there. Urf works in fiqh. And only if that is not in contradiction to the fundamentals. And we have subjective realities in Islam as well. Everywhere. फिक में बहुत सारे जगहों पर और भी सब्जेक्टिव रियलिटी। खैर ये एक अर्ज मैंने किया यहाँ पर, ये तो मुझे बताना नहीं था, असल में निकल गई बात। खैर इतनी बात समझ में आई होगी। देयर आर अदर वेज ऑफ रिजॉल्विंग द डिसएग्रीमेंट। अब इसके और भी तरीके, मैंने सोशल कंट्रैक्ट की और भी एक मिसाल भी दे दी इनकी, बट हम इसके खिलाफ तो नहीं है, मगर हम इसमें यह खामी समझते हैं कि ये बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। यानी हम सब्जेक्टिव रियलिटी का इनकार नहीं करते हैं, बल्कि हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी का इस्बात करते हैं और ऑब्जेक्टिव रियलिटी की नेसेसिटी का इस्बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की नेसेसिटी का इस्बात करते हैं। सब्जेक्टिव रियलिटी तो है ही, ये तो उनके नजदीक भी है, हमारे नजदीक भी है, इसका इनकार तो किसी के यहां नहीं है, इस पर तो इजमा उन नास है। नाउ रेस्पॉन्स नंबर 1। अब दो आदमी है, एक पोस्ट मॉडर्निस्ट है और एक सीधा साधा इंसान है जो पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं है। दोनों की फैक्ट्री है।
अब ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है, हाउ दे ऑपरेट देयर फैक्ट्रीज, और ये जो एक सिंपल बंदा है ये कैसे अपनी फैक्ट्री को चलाएगा। पोस्ट मॉडर्निस्ट को फैक्ट्री चलाने के लिए क्या करना है, उसको मोर एंड मोर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स करना है, ताकि उसको ठीक ठाक कॉन्सेंसस मिले, एक बड़ी कम्युनिटी का कॉन्सेंसस मिले कि हाँ ये चीज ठीक है, तो तभी वो अपनी फैक्ट्री को चला सकता है। और ये जो सीधा साधा बंदा है उसको इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटा जवाब है इसका। दूसरा है कि हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग की एग्जांपल दे सकते हैं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है जो प्रिंसिपल्स ऑफ एरोडायनेमिक्स पर मबनी है। तो यहां पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ एरोडायनेमिक्स है उनको कोई ब्रेक नहीं कर सकता है अगर उसको एरोप्लेन बनाना है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी यहां पर एस्टैब्लिश, एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ यहां पर एस्टैब्लिश होता है। देयर कैन नॉट बी मनी वेज ऑफ, देयर कैन नॉट बी ways of manufacturing the airplane that refute that are in contradiction to the principles of aerodynamics. इसी तरह एक इंसान गजा के जरिए से जिंदा रहता है। ठीक है, बहुत सारे तरीके खाने के तो हो सकते हैं, मगर खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। इसी तरह से पानी पीने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मगर पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। इसी तरह से हवा के जिस्म में, यानी कोई सिलेंडर के जरिए से ले ले, कोई कॉन्सेंट्रेटर के जरिए से ले ले, कोई डायरेक्ट इनहेल करे, तो ये तरीके तो बदल सकते हैं, मगर एयर के बगैर तो जिंदा नहीं रह सकता है। ये भी कुछ बातें हैं, ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं होती है। ये भी सेम है, यानी कॉमन तमाम इंसानों में। अब यहां पर जब एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एस्टैब्लिश हो गया, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट का आइडिया जो है, जो क्लेम है, वो फेल हो गई। वो कैसे फेल हो गई? इनकी क्लेम है पोस्ट मॉडर्निज्म इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, मगर हम उसको रिफ्यूट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि नहीं, पोस्ट मॉडर्निज्म का ये जो आइडिया है एप्लीकेबल हर चीज में नहीं है, हर जगह पे नहीं है। हां, कुछ चीजों में है, कुछ जगहों में है, इसमें कोई शक नहीं है, वो तो एक जिंदगी की हकीकत है। तो ये एक यूनिवर्सल एफर्मेटिव नहीं है। तो यूनिवर्सल एफर्मेटिव क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म इज एप्लीकेबल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इन द होल प्रैक्टिकल लाइफ। अभी मैंने हवा की, गजा की एग्जांपल दे दी, इसमें एप्लीकेबल नहीं है। एरोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स को ब्रेक नहीं कर सकता है। हां, कोई अलग अलग साइज की चीजें बना तो सकता है, अलग अलग साइज के एरोप्लेन बना सकता है, अलग अलग उसमें मेटल्स यूज कर सकता है, मगर जो प्रिंसिपल्स बेसिक उसके हैं उनको रिफ्यूट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक यूनिवर्सल एफर्मेटिव बनता है। उनकी क्लेम जो है एक यूनिवर्सल एफर्मेटिव है, मगर हमने एक पंक्चर इसमें किया, हमने एक हकीकत को साबित किया कि जहां पर सब्जेक्टिव रियलिटी काम नहीं करती है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी काम करती है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ काम करता है, और उनकी क्लेम यहां पर ब्रेक हो गई। तो इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव। ये जो पर्टिकुलर नेगेटिव है कि यहां पर उनकी क्लेम ब्रेक हो गई, इसको पर्टिकुलर नेगेटिव कहेंगे। लॉजिक में एक उसूल है, पर्टिकुलर नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल एफर्मेटिव को ब्रेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब है, कोई कहेगा नहीं, कोई कहता है नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं है, यूनिवर्सल नेगेटिव है। कोई कहता है नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं है, जैसे हम कहते हैं, और कोई कहेगा नबी अलैहिस्सलाम कुछ गैब जानते थे, यानी कुछ गैबों के बारे में आलिमुल गैब थे, यानी वो पर्टिकुलर एफर्मेटिव की बात कर रहा है और हम यूनिवर्सल नेगेटिव की बात कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ये ब्रेक हो जाएगा। या तो कहना है जानते, या कहना है वो आलिमुल गैब नहीं थे, या कहना है कि वो इन चीजों में आलिमुल गैब नहीं थे, किसी भी चीज में आलिमुल गैब नहीं थे, बल्कि जो कुछ गैब की बातें वो बताते थे वो अल्लाह की तरफ से आती थे। उनको हम अंबाउल गैब कहते हैं या इम्बाउल गैब कहते हैं, उनको हम इम्बाउल गैब कहते हैं या इखबारुल गैब कहते हैं या इजहारुल गैब कहते हैं। तो ये एक मिसाल है, चूंकि ये इससे ब्रेक हो जाएगा। यूनिवर्सल एफर्मेटिव इज ब्रोकन बाय पर्टिकुलर नेगेटिव एंड यूनिवर्सल नेगेटिव इज ब्रोकन बाय पर्टिकुलर एफर्मेटिव। ये उसूल आप याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अर्ज ये है कि यहाँ और भी मैसेज आ रहे हैं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, सबको नजर नहीं आ रहा है, तो अगर हो जाता बेहतर समझ में आता है। कुछ इशू है शायद।
अब नजर आ रहा है? थोड़ा सा नजर आया था, दोबारा से चला गया। ऐसे पहले भी हुआ था, ऐसे ही मगर हमारे यहाँ तो ठीक है, डिसअपियर हो जाता था दोबारा से। हमारे यहाँ तो ठीक है। अब आ गया? दोबारा वही हो गया सर, दोबारा से डिसअपियर हो गया। आया थोड़ा सा, फिर डिसअपियर हो गया। डॉक्टर साहब ने वो नोट्स वैसे टीचमेंट ऐप पे भी वो अपलोड किए थे, मैं वहीं से देख रहा था तब से, और वहां से भी देख सकते हो क्लास के टाइम। अब तो बस 2 ही स्लाइड्स बचे थे, बाकी तो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये प्रॉब्लम तो आज तक हमने कभी एनकाउंटर नहीं की कि इस तरह से हो जाए कि बार बार स्क्रीन चला जाए। तो खैर, यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सच कोई इशू है। सर आप पहले लेफ्ट कर सकते हैं, फिर ज्वाइन करिए, फिर शायद होगा। ना, अभी टाइम भी बहुत हो गया, मुझे लगता है कि फिर आप सर कंटिन्यू कीजिए, ये उसी से देखेंगे। या मैं अगर करूं शेयर तो मेरा आप हेलो करेंगे? ठीक है, अगर आपको हो सकता है तो। सर कुछ आ रहा है? एक जी सेकंड। जी आ रहा है, आ रहा है। सर आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, बेहतर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ये पर्टिकुलर नेगेटिव से ब्रेक होता है। इसको यहाँ मंतिक की इस्तिलाह में कहते हैं मूजिबा कुल्लिया जो है वो मूजिबा जुज़इया यानी सालिबा जुज़इया से ब्रेक होता है। और इसी तरह से जो सालिबा कुल्लिया होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, वो मूजिबा जुज़इया से ब्रेक होता है। यूनिवर्सल नेगेटिव पर्टिकुलर अफर्मेटिव से ब्रेक होता है। इस तरह की क्लेम्स अगर किसी जगह आ गई, फॉर एग्जाम्पल ये इसी तरह है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, फिर कहेंगे कि मिस्टर ए इज मैन बट ही इज इमॉर्टल। तो ये फिर इसके खिलाफ हो जाता है। इसके बाद जो कलीमा की मिसाल है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं इसमें, जैसे